हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंक्सिया वैली की मदद करने के सिस्टर सू वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और उसका आगमन कर रहा होता है ब्रदर ली। और इधर शोफन उस फॉक्स याओ के साथ एक कुन्नी विलेज की तरफ पहुँच चुका होता है जहाँ पर वो पहले रिया करती थी। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी रेगिस्तान में चलते हुए जा रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भूख प्यास से मारा सा लग रहा होता है और कह रहा होता है कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो। और चील कौवे उसके ऊपर नजरे गड़ाए बैठे होते हैं, ये कम मरे और हम कब इसको खाएं। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और कह रहा होता है इविल गॉड, आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता। तभी अचानक से उसके ऊपर काला सा धुआं आने लगता है और वो अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाता है, चारों तरफ पेड़ होते हैं और हम उस जगह पर उसी ब्लैक आदमी को देखते हैं जो कि पहले दिखाया गया था। वो कह रहा होता है कि तुमको पावर चाहिए, तुमको जो पावर चाहिए तुमको मिलेगी। इस सर वो कह रहा होता है कौन है यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक ज़मीन में से कुछ बाइंस निकलने लगती है और वो उसके शरीर को जकड़ लेती है। धीरे धीरे करके उसके शरीर को जकड़ने के बाद वो उसे नीचे की तरफ ले जाती है और वो काफ़ी जोर से किच्चा रहा होता है। इधर हम देखते हैं तियनशो विलेज में जहाँ पर शोभान और शोभाई पहुँच चुके होते हैं और शोभाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और चारों तरफ हंसते हुए इधर उधर चेक कर रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वो 300 साल बाद वापस से इस विलेज में आई है। और बंदर भी काफ़ी खुश हो रहा होता है और वो उसको कुछ पॉट उठाकर दे रहा होता है। वो सभी चीज़ों को चेक करते हुए आगे जा रही होती है। सोपान से घूमते हुए कहने लगती है 300 साल हो गए, ये 300 विलेज अब ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं इसमें, मेरा मन करता है इस पूरे विलेज को घूमो। और हंसते हुए चारों तरफ दुकानों पर जाती हुई रह रही होती है। आगे जाने के बाद तभी अचानक से एक जगह पर रुक जाती है। शॉपकीपर पर से एक पर्ल सा उठा लेती है, उसको लेने के बाद वो सीधे वहाँ से निकल जाती है। शॉपकीपर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या, वो सोच रहा होता है उसके पैसे उससे क्यों नहीं मिले। तभी शोपन पीछे से आता है और शोपन उसको उसके पैसे दे देता है। उन पैसों को रख लेता है और वो उन पैसों को कुछ अपने पास के डब्बे में रख लेता है, पर बंदा तुरंत ही उनको चुरा के भाग जाता है। और वो फॉक्स ऐसा ही करती रहती है। आगे पहुंचने के बाद एक फल की दुकान पर से फल उठा लेती है और पैसे नहीं देती। शोपन पीछे से आता है और उसको पैसे दे देता है, पर बंदर पीछे से आते हुए फल और पैसे दोनों उठा लेता है और वापस से शोफान के कंधे पर आकर बैठ जाता है। शोफान उसको देखकर एकदम ही चौंक जाता है क्योंकि उसके हाथ में देखता है कि एक फल और कुछ पैसे लगे होते हैं। इधर शोभा फॉक्स बिल्कुल भी नहीं रुक रही होती है, आगे जाती हुई जा रही होती है। तभी अचानक से एक स्टॉल पर पीछे रुक जाती है और एक आदमी बैठा होता है जो कि वहाँ पर पेंटिंग कर रहा होता है। इससे कुछ बात करने के बाद वो तुरंत ही शोफान को खींच लाती है और उसको अपने पास खड़ा कर लेती है। शॉपकीपर उसकी पेंटिंग बनाने की कह रहा होता है पर वो कह रही होती है इसकी बनाओ। इसके बाद वो कुछ देर बाद अपनी कला दिखाता है और शोफान की पेंटिंग बनाकर उसको दे देता है। उसकी पेंटिंग को काफ़ी गौर से देखने के बाद वो देखती है कि उसकी पेंटिंग बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही होती है। ये देखते हुए वो उसको सारों में कहती है थोड़ा मुस्कुराते हुए बनाओ। इसके बाद वो उसे कसकर बैठा देती है और हंसी की तरह उसको अपने हाथों से उसके गालों को खींच देती है। वो काफ़ी देर तक पेंटिंग बनाने के बाद वो उसको दे देता है। वो उस पेंटिंग को ले लेती है और शोपान तो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा होता है, उसे कोई मतलब ही नहीं होता। और उसके कंधे पर बगल पर वो बंदर भी ऐसे ही खड़ा होता है, पर वो शोभाव की हरकतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। शोभाव चलती हुई आगे जा रही होती है। तभी दो लोगों के पास से होते हुए निकलती है। वे लोग उसको देखते हुए कहने लगते हैं ओहो क्या हूर की परी है। उसको देखने के बाद उनमें से एक आदमी तुरंत ही आगे पहुंच जाता है और एक गुलाब दिखाते हुए कहने लगता है परी मेरे साथ चलोगी, मैं तुमको स्पाइसी खाना और रेस्टोरेंट पर बहुत सारी चीज़ें खिलाऊंगा। तभी उसका दूसरा दोस्त भी आ जाता है और वो भी बीच में बोलने लगता है ए क्या बोल रहा है तू। पर उनकी बातें सुनने के बाद शोभाव कह रही होती है क्या कहा तुमने, और थोड़ा सा शर्माने की एक्टिंग सी कर रही होती है। उसका दूसरा फ्रेंड बोलने लगता है अरे तू शांत रहे, मैं बोलता हूँ। अरे लिटिल फेरी मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर बहुत ही सारी ज़मीन है मेरे पास, तुम बहुत ही बड़ी रानी बनकर रहोगी। और काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। उन लोगों को ऐसा करते हुए देखते हुए पीछे से शोभान आ रहा होता है। वो उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, वो उसके पास आके खड़ा होता है। शोभा तुरंत ही उसका हाथ कस के पकड़ लेती है और कहने लगती है मेरे पास मेरा हस्बैंड है, और उसके हाथ में उसकी तस्वीर भी लगी होती है। उनको देखते हुए दोनों लोग निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को हंसते हुए विदा कर देती है। और उस शोभान से कहने लगती है तुम देख रहे हो 300 साल हो चुके हैं, इन लोगों को भी नहीं लगता कि मैं बूढ़ी हूँ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। वो उसके सवालों पर कुछ भी नहीं कहता और सीधे ही आगे की तरफ चलने लगता है और वो भी हंसते हुए उसका पीछा करते हुए आगे जाने लगती है। इधर हम देखते हैं एक सुनसान जगह पर फेंगसा वैली के कुछ डिसिपल कुछ चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके हाथ में लैंप लगी होती है। तभी एक डिसिपल एक बास्केट के पास जाता है जो कि काफ़ी जोर से हिल रही होती है। उसके अंदर वो सीनियर सिस्टर शाह को देखता है जो कि जिन फिंगर ने पहले ही नॉकआउट कर कर फेंक दी थी। इधर हम देखते हैं एक पत्थर पर टेंशन विलेज के पास में ब्रदरली बैठा होता है और कह रहा होता है जिन फिंगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेंगसा वैली के साथ ऐसे खेल खेलने की, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से एक और डिसिपल आ जाता है और कह रहा होता है क्या सीनियर ब्रदर आपको लगता है कि वो चुड़ैल इसी विलेज में होगी।
इस पर वो कह रहा होता है जिनपिंगर यहाँ से नहीं भाग सकती, चाहे कुछ भी हो, रेड हॉकाई उसको तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा लोगों वाले शहर में पहुँचेगी जिससे कि वो बच सके। वैसे भी मेरे पास सिस्टर लू है, अगर वो मेरी मदद करेगी तो हम उसको जरूरी पकड़ लेंगे। तभी हम देखते हैं सिस्टर लू आ जाती है और वो भी उसकी बात पर हाँ कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि इधर हम तीसरे विलेज में देखते हैं कि शोफान और शोभाई उस रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे होते हैं। शोभाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो इस तरह के एटमॉस्फेयर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो सभी लोगों की टेबल को चेक करते हुए काफ़ी खुश होते हुए शोफान के पीछे चलती हुई जा रही होती है। शोफान ऊपर पहुंच जाता है और वे लोग तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और कहने लगता है दोनों गेस्ट बताइए आप दोनों लोग क्या लेंगे। इसी के बाद शोफान कहने लगता है दो प्लेट चावल ले आओ हमारे लिए। पर लेकिन तभी शोभाई पीछे की तरफ आती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास ब्लैक हार्ट फूड मिलेगा। इस पर वो कहने लगता है हाँ हाँ है हमारे पास, वो तो हमारे यहाँ की सिग्नेचर डिश है। इसके बाद वो उन सभी लोगों की टेबल चेक करते हुए, उन सभी की टेबल पर उंगली करते हुए मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और काफ़ी बड़ी लिस्ट कर देती है। और वापस से टेबल पर आने के बाद उससे कहती है ये सब लेके आओ। इस पर वो कह रहा होता है ये सब तो नहीं है हमारे पास। पर उतने में ही वो बीच में बोलने लगती है ठीक है चलो जो भी है वो लेके आओ। इस पर वो कहने लगता है ठीक है मैं अभी जाता हूँ। शोभन उससे पूछने लगता है आखिर ये ब्लैक हार्ट क्या है। इस पर वो कहने लगती है ये साउथर्न जगह का काफ़ी बड़ा मशहूर फ्रूट है, उसकी डिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, उसके पीछे टेल भी है, उसको अगर अच्छी तरह से रोस्ट करके खाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पूरी अच्छी तरह से वो उसको उस डिश के बारे में बता देती है। उस डिश को सोचते हुए उसे पुरानी बात याद आ जाती है जब वो क्वीन सेक्शन के डिसिबल्स के साथ इसी बारे में बात कर रहा था। एकदम शांत पड़ जाता है। उसको ऐसा शांत देखते हुए वो टेबल पर अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख लेती है और कहने लगती है मैंने जैसे ही इस चीज़ के बारे में बात करा तुम एकदम शांत कैसे पड़ गए। और उसको काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। शोफन अपना काफ़ी तेज से अपना प्याला पकड़ लेता है। इधर रात हो चुकी होती है और वो वापस आ चुके होते हैं। वे लोग वहाँ पर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर शोफन बाहर ही बैठा होता है और सोच रहा होता है पिछले 10 साल में 9 मौतें हो चुकी हैं, काफ़ी समय निकलता हुआ जा रहा है, पता नहीं मेरी विश कब पूरी होगी। हम जैसे लोगों के लिए 500 साल भी कुछ नहीं होते तो शायद 500 साल लग जाए। वो इन सभी बातों को सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा उदास सा होता है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कुछ लोग आसपास उसके भटक रहे हैं। तभी वो अपनी आंखों को एकदम सतर्क कर लेता है। तभी अपने पास में वो 3 औरों को उड़ते हुए देखता है। उनको उड़ते हुए देखते हुए वो तुरंत ही उड़ जाता है, उधर की तरफ जाने लगता है और जंगले से शोभा उसको जाती हुई देख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि जिनपिंगर और उसके पीछे लगे हुए ब्रदरली और उसका जूनियर ब्रदर होते हैं और वो लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों से भागती हुई जा रही होती है और लगातार उनसे लड़ भी रही होती है। और काफ़ी आगे जाने के बाद वे दोनों लोग उस पर खतरनाक हमले करना शुरू कर देते हैं। पर जिनपिंगर उस लड़ाई में बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ती और उनसे लड़ते हुए लगातार उसके जूनियर ब्रदर को घायल कर देती है। और उनको घायल करने के बाद वो एक छत पे से काफ़ी सारी टाइल्स उनके ऊपर फेंकने के बाद आगे की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक से उसके आगे सिस्टर लू आ जाती है। उसको देखते हुए वो एकदम ही रुक जाती है और सिस्टर लू बड़े आराम से उसके आगे खड़ी रहती है और पीछे से ब्रदरली आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी तलवार को तैयार करते हुए कह रहा होता है जिनपिंगर आप तुम बचोगी नहीं, तुमने फेंगसिया दिल्ली के काफ़ी सारे डिसिपल्स को मार दिया है। इस पर वो कह रही होती है तुम अपने आप को राइटियस सेक्शन कहते हो और दोनों लोग मिलते हुए एक लाचार वीक औरत पर हमला करने की कोशिश करते हो। उसकी बात सुनते ही उन दोनों की तलवारें निकलने लगती हैं और ब्रदरली कहने लगता है फालतू की बातें बंद करो, हमें पता है कि तुम क्या चीज़ हो। और उसी के साथ ही वे दोनों लोग तुरंत उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। उन दोनों से लगातार लड़ रही होती है पर उन दोनों को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो उस जगह पर उस हट पर धुआं कर देती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। और नीचे पहुँचने के बाद उसके जूनियर ब्रदर को पकड़ लेती है और सीधे ही उसके ऊपर फेंकते हुए ब्रदरली उसके जूनियर ब्रदर को पकड़ लेता है और कह रहा होता है जिनपिंगर तुम बचोगी नहीं। इधर सिस्टर लू लगातार उसका पीछा कर रही होती है और इधर जिनपिंगर लगातार आगे भागती हुई जा रही होती है। तभी उसके आगे शोपान सा खड़ा होता है और शोपान से वो इशारा कर देती है इन लोगों को रोकने में मेरी मदद करो और आगे चली जाती है। शोपान तुरंत ही पीछे से निकल आता है और स्लैश मारने लगता है। उसकी स्लैशों की स्पीड बढ़ती जाती है और सिस्टर लू की स्लैशों की भी स्पीड बढ़ती जाती है और वो दोनों लोग काफ़ी स्पीड से एकदम ही पास आ जाते हैं और एक दूसरे के हमले से और एक दूसरे के वेपन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वे दो एक दूसरे को काफ़ी ध्यान से देखते हैं और ऐसे ही करते हुए आगे पीछे निकल जाते हैं। सिस्टर लू आगे जाने के बाद धीरे धीरे मुड़ के उसको देखती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके होते हैं और एक दूसरे को लगातार काफ़ी गौर से देख रहे होते हैं। पास की छत पर ब्रदरली आ जाता है और उन दोनों को देखते हुए और ज़्यादा ध्यान नहीं देता और जिनपिंगर का पीछा करना शुरू कर देता है। जिनपिंगर जंगल में भागती हुई जा रही होती है और उसके पीछे लगातार ब्रदरली भाग रहा होता है और कह रहा होता है जिनपिंगर आज तुम नहीं बचने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए।
और इसके साथ ही वो एक सीटी बजाती हुई तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। इसके बाद उसके ऊपर कई सारी तलवारें चलाने लगता है। जिनफिंगर अपने पास से कई सारी स्पिरिचुअल रस्सियों को निकाल देती है और उसके हमलों को लगातार डॉज कर रही होती है और डॉज करते हुए वो एक रास्ता निकालती है और सीधे फिर दोबारा से भागने लगती है। इस पर दोबारा से ली सीटी बजा देता है और तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और काफी सारे आग के गोले उसके ऊपर बरसा रहा होता है। पर अब की बार वो उसके पास बिल्कुल पहुंच जाता है और उन दोनों की लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई में आसपास के पेड़ लगातार कट रहे होते हैं और वे एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी रुकने की कोशिश नहीं कर रहा होता है और उनके अटैक्स धीरे धीरे करके काफ़ी तेज होते हुए जा रहे होते हैं। ब्रदर ली के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है और वो लगातार उसको पीछे की तरफ ढकेलते हुए जा रहा होता है। पर जिंगपिंग भी थोड़ी भी कम नहीं पड़ रही होती है। वो अपनी स्पेशल रस्सी से बार बार से उसके अटैकों को रोक रही होती है और उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और मौका मिलते ही वो अपनी स्पेशल रस्सी से उसको बांध लेती है। उसको बांधने के बाद थोड़ी दूर एक पानी की तरफ फेंक देती है। उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा होता है तुम नहीं बचोगी। इसी के साथ ही वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक को तैयार करने लगता है। जिनपिंग भी अपने ब्लेड को निकाल लेती है और अपनी भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक को तैयार करने लगती है। दोनों लोग अच्छी तरह से दोनों टेक्निकों को तैयार करने के बाद एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। उन दोनों की टेक्निक एक दूसरे से जाकर टकरा जाती है। टेक्निक टकराने के बाद ब्रदरली कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जिनपिंग, आज तुम मेरे से नहीं बचने वाली, चाहे किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करो। पर जिनपिंग तुरंत ही एक और स्लैश मारती है जो कि उसकी टेक्निक को दो भागों में बांट देती है और बिल्कुल उसके पास से होकर निकलती है जो कि उसे वो आराम से डॉज कर देता है। उसका ध्यान उसी पर होता है तभी अचानक से वहाँ पर एक और तरह का विस्फोट हो जाता है और लोगों को बहकाने वाली मिस्ट चारों तरफ उसके फैल जाती है और वो एक चाम में बहक जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। उससे जिनपिंगर ये कहती हुई चली जाती है अगर मैं आज तुमको मार दूंगी फैंक्सिया वैली के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रदर ली बाद में जब होश में आता है तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है तो वो अपने गांठ खींचते हुए गुस्से में उसका नाम ले रहा होता है, जिनपिंगर। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों लोग सिस्टर लू और शोफान एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। शोफान अपना चेहरा घुमाते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और लूसी भी उसको भी काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही होती है और वे एक दूसरे के आगे सामने खड़े होते हैं पर कोई हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। सिस्टर लू उसको देखते हुए पुरानी बातों को सोचने की कोशिश कर रही होती है जब वे लोग उस पेड़ के ऊपर गए हुए थे। तब शोफन काफ़ी ज़्यादा गुमसुम था और आसमान को इधर उधर देख रही थी जैसे किसी चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहा हो और वो भी उसको लगातार देख रही होती है। वे दोनों उस किंग्सी विलेज में सड़क पर खड़े हुए एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं पर कोई भी हमला करने के लिए पहले आगे नहीं आता। ऐसे ही वो लोग खड़े रहते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।